जय हिंद। फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज के बारे में बातचीत हमने इससे पिछले वाले सेशंस में ख़त्म कर दी थी। आज से हम शुरू कर रहे हैं चैप्टर 3 वाटर रिसोर्सेज। इस चैप्टर में प्राइमरीली 3 चीज़ों के बारे में बात की गई है। एक तो इस चैप्टर में बात की गई है वाटर स्कैरसिटी के बारे में, दूसरा बात की गई है मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स के बारे में, और तीसरा बात की गई है रेन वाटर हार्वेस्टिंग के बारे में। इन तीनों टॉपिक्स के बारे में इस चैप्टर में बातचीत की गई है। अपन इन तीनों टॉपिक्स को एक एक सेशन में पढ़ेंगे। आज हम बात करेंगे वाटर स्कैरसिटी के बारे में। ये तीनों ही टॉपिक्स इन जनरल और आंसर राइटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, तो ढंग से पढ़ना, ध्यान से पढ़ना। देखो शुरू करते हैं। वाटर जो है रिन्यूएबल रिसोर्स है। वाटर कैसा रिसोर्स है? रिन्यूएबल रिसोर्स है। और रिन्यूएबल रिसोर्स क्यों है? बिकॉज ऑफ द हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। और ये हाइड्रोलॉजिकल साइकिल क्या होती है ये होपफुली आपको पता होगा। जितना भी सरफेस के ऊपर पानी है वो इवेपोरेट होता है, इवेपोरेट होने के बाद राइज करता है, ऊपर जाके कंडेंस होता है, और कंडेंस होने के बाद प्रेसिपिटेशन के फॉर्म में वापस से नीचे आता है। ये पूरी साइकिल को अपन बुलाते हैं हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। और इस हाइड्रोलॉजिकल साइकिल की वजह से वाटर कैसा रिसोर्स है? रिन्यूएबल रिसोर्स है। कुछ फैक्ट्स की अगर बात करें तो अपने को पता है कि लगभग 71% ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड विद वाटर। लगभग 71% अर्थ सरफेस के ऊपर पानी है, बट इस 71% में से 97% पानी जो है ओशंस में है। और ओशंस में जो वाटर है उसको अपन यूज़ नहीं कर सकते हैं बिकॉज वो हद से ज़्यादा सॉल्टी है। सिर्फ 2.5% पानी ऐसा है जो कि फ्रेश वाटर है जिसको कि अपन यूज़ कर सकते हैं। लगभग 71% ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड विद वाटर, लेकिन उसके बावजूद आजकल हम सुनते हैं वाटर स्कैरसिटी के बारे में। आजकल हम सुनते हैं पानी की कमी के बारे में। एक तो इसका रीज़न ये है कि सिर्फ 2.5% वाटर जो है फ्रेश वाटर है। इसके और भी रीजंस हैं, अपन पढ़ेंगे उनके बारे में। लेकिन उससे पहले वाटर स्कैरसिटी क्या होती है? अगर सिंपल लैंग्वेज में बोला जाए तो लैक ऑफ फ्रेश वाटर रिसोर्सेज, लैक ऑफ फ्रेश वाटर रिसोर्सेज इन अकॉर्डेंस टू आवर डिमांड इज नोन एज वाटर स्कैरसिटी। हमारी जितनी डिमांड है उसके कंपैरिजन में अगर फ्रेश वाटर रिसोर्सेज की कमी है तो उसको बुलाया जाएगा वाटर स्कैरसिटी। एक सवाल ये भी आता है कि फ्रेश वाटर के सोर्सेज क्या क्या हैं, फ्रेश वाटर कहाँ से आता है? तो 3 सोर्सेज हैं। एक तो है प्रेसिपिटेशन, जिसको अपन सिंपल लैंग्वेज में बोल सकते हैं रेनफॉल। प्रेसिपिटेशन के थ्रू फ्रेश वाटर आता है। दूसरा सोर्स है सरफेस रन ऑफ। सरफेस के ऊपर जितना भी पानी है, अब इसमें सब कुछ आ गया, नदियाँ आ गई, तालाब आ गए, कैनाल्स आ गए, जो भी फ्रेश वाटर है सरफेस के ऊपर उसके लिए कॉमन टर्म सरफेस रन ऑफ। और तीसरा सोर्स है ग्राउंड वाटर। जितना भी पानी अपन ज़मीन के अंदर से निकालते हैं वो भी फ्रेश वाटर है, तो ग्राउंड वाटर इज ऑल्सो सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर। देखो बेसिक बातचीत, वाटर कैसा रिसोर्स है? रिन्यूएबल रिसोर्स है। रिन्यूएबल रिसोर्स क्यों है? बिकॉज ऑफ द हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। अगर फैक्ट्स की बात करें तो लगभग 71% ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड विद वाटर, लेकिन इस 71% में से 97% पानी जो है ओशंस में मिलता है। और ओशंस के पानी को अपन यूज़ नहीं कर सकते हैं बिकॉज वो हद से ज़्यादा सॉल्टी होता है। सिर्फ 2.5% वाटर फ्रेश वाटर है जिसको कि अपन यूज़ कर सकते हैं। इतना पानी होने के बावजूद वाटर स्कैरसिटी जैसी प्रॉब्लम्स के बारे में अपन बात करते हैं। ये क्यों है, इसके रीजंस के बारे में अपन पढ़ेंगे आगे चलते हुए। पहले अपन देखते हैं कि वाटर स्कैरसिटी का मतलब क्या होता है। लैक ऑफ फ्रेश वाटर रिसोर्सेज इन अकॉर्डेंस टू आवर डिमांड इज नोन एज वाटर स्कैरसिटी। फ्रेश वाटर के सोर्सेज कौन कौन से हैं? 3 सोर्सेज हैं। एक है प्रेसिपिटेशन, दूसरा है सरफेस रन ऑफ, और तीसरा है ग्राउंड वाटर। रीजंस के बारे में अपन पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले टेक्स्ट देख लेते हैं। देखो टेक्स्ट में क्या लिखा हुआ है। 3/4 ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड विद वाटर। लगभग 71% ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड विद वाटर, लेकिन इस 71% में से सिर्फ 2.5% या फिर ये कहें कि स्मॉल प्रोपोर्शन जो है वो फ्रेश वाटर है। मतलब एक्चुअल में फ्रेश वाटर की हमारे अर्थ पे इन जनरल भी कमी है। ये जितना भी पानी है ये रिन्यू होता रहता है, ये रिचार्ज होता रहता है थ्रू हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। ये सारा पानी हाइड्रोलॉजिकल साइकिल में घूमता है, इसलिए इसको रिन्यूएबल रिसोर्स बुलाया जाता है। अर्थ का 71% हिस्सा पानी से कवर्ड है, लेकिन उसके बावजूद वाटर स्कैरसिटी जैसी प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं। इनफैक्ट कुछ लोग ये प्रेडिक्ट करते हैं कि 2025 तक नियरली 2 बिलियन पीपल विल लिव इन एब्सोल्यूट वाटर स्कैरसिटी। 2025 तक सिचुएशन ऐसी हो जाएगी कि लगभग 2 बिलियन लोग एब्सोल्यूट वाटर स्कैरसिटी वाले एरियाज में रहेंगे। सवाल ये आता है कि वाटर स्कैरसिटी क्या होती है?
अपन ने बात करी ली कि लैक ऑफ फ्रेश वाटर रिसोर्सेज इन अकॉर्डेंस टू अ डिमांड इज नोन एज वाटर स्कैरसिटी। 71% अर्थ सरफेस इज कवर्ड विद वाटर। ऐसे में ये इमेजिन करना डिफ़िकल्ट हो जाता है कि हम वाटर स्कैरसिटी जैसी प्रॉब्लम्स को फेस करेंगे, लेकिन करते हैं। बहुत सारे ऐसे रीजंस हैं जहाँ पे रेनफॉल कम होती है, बहुत सारे ऐसे रीजंस हैं जो कि ड्राउट प्रोन है। इन रीजंस में वाटर स्कैरसिटी देखने को मिलती है। राजस्थान में अगर आओगे, खासकर वेस्टर्न राजस्थान में, तो औरतें आज भी 10-10, 15-15 किलोमीटर जाती हैं पानी भरने के लिए। मटका लेके जाएंगी, पानी भर के लाएंगी। तो एक रीज़न ये हो सकता है कि किसी एरिया में बारिश कम हो रही है, प्रेसिपिटेशन कम होता है, लो रेनफॉल है, वहाँ पे ड्राउट्स पड़ते हैं, इसकी वजह से वहाँ पे वाटर स्कैरसिटी जैसी प्रॉब्लम है। लेकिन ये सिर्फ एक एस्पेक्ट है, इसके और भी रीजंस हैं। पहले अपन बात करते हैं उन रीजंस के बारे में जिनकी वजह से वाटर स्कैरसिटी जैसी समस्या देखने को मिलती है। देखो, पहला रीज़न क्या है? पहला रीज़न है एक्सेसिव यूज़, ओवर यूज़ ऑफ वाटर। 3 बाल्टी पानी की ज़रूरत है, आपने 6 बाल्टी पानी बहा दिया। मतलब जितना ज़रूरत है उससे कई ज़्यादा हम ओवर यूज़ कर रहे हैं पानी को, और इसकी वजह से ओवर द पीरियड ऑफ टाइम पानी के रिसोर्सेज में कमी देखने को मिल रही है। दूसरा है ओवर एक्सप्लॉयटेशन। हमें ये पता है कि पानी की कमी है, हमें ये समझ में आता है कि वाटर इम्पॉर्टेंट है, लेकिन उसके बावजूद इस वाटर को कंजर्व करने के लिए जो नेसेसरी स्टेप्स हमें लेने चाहिए, उन स्टेप्स को हम नहीं ले रहे हैं, और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वाटर के रिसोर्सेज में कमी देखने को मिल रही है। तीसरा रीज़न है, और ये बड़ा इंटरेस्टिंग रीज़न है, अनईक्वल एक्सेस। अनईक्वल एक्सेस भी एक रीज़न है वाटर स्कैरसिटी का। फॉर एग्जाम्पल, मान लेते हैं कि ये कोई लंबा चौड़ा शहर है, डेवलप्ड शहर है। इस शहर में पानी की सप्लाई बहुत अच्छी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन इस शहर के कोने में एक कोई लंबा चौड़ा स्लम एरिया है, और इस स्लम एरिया में पानी की सप्लाई नहीं की जाती है। टैंकर्स भेजे जाते हैं, लोग टैंकर्स के पीछे पीछे भागते हैं। अब इस शहर के लोगों से पूछोगे तो बोलेंगे कि वाटर स्कैरसिटी है ही नहीं हमारे यहाँ पे, तो कोई दिक्कत है ही नहीं। लेकिन अगर स्लम वाले एरियाज़ के लोगों से पूछोगे तो बोलेंगे कि यहाँ पे तो एब्सोल्यूट वाटर स्कैरसिटी है। ये जो अनईक्वल एक्सेस है उसकी वजह से भी बहुत सारे लोगों को वाटर स्कैरसिटी फेस करनी पड़ती है। इनफैक्ट ये भी हो सकता है कि किसी एक एरिया में वाटर के रिसोर्सेज बहुत अच्छे हैं, वहाँ पे कोई वाटर स्कैरसिटी नहीं है, लेकिन किसी दूसरे एरिया में पानी की सप्लाई एंश्योर नहीं की जा रही है, और वहाँ के लोगों को वाटर स्कैरसिटी जैसी समस्या फेस करने को मिल रही है। इसके अलावा जब हम आज़ाद हो गए तो उसके बाद हमने इंडस्ट्रियलाइजेशन करने की शुरुआत करी, और इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो इनहेरेंटली वाटर इंटेंसिव होती हैं। इंडस्ट्रीज़ में बहुत सारा पानी यूज़ किया जाता है, पानी की डिमांड यहाँ पे ज़्यादा होती है। दूसरा, इंडस्ट्रीज चलती है इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर। इलेक्ट्रिसिटी बेसिकली कैसे प्रोड्यूस की जाती है? पानी से। एक फैक्ट है, लगभग 22% इलेक्ट्रिसिटी जो है वो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर के थ्रू जनरेट की जाती है, और जितनी ज़्यादा इंडस्ट्रीज लगेंगी उतनी ज़्यादा एनर्जी की डिमांड होगी। जितनी ज़्यादा एनर्जी की डिमांड होगी उतना ज़्यादा हमें हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर को इंक्रीज़ करना पड़ेगा, मतलब वाटर की डिमांड बढ़ेगी। दूसरा रीज़न है अर्बनाइजेशन। जैसे जैसे अर्बन एरियाज़ इंक्रीज़ होते जा रहे हैं वैसे वैसे वाटर की डिमांड बढ़ती जा रही है। अर्बन एरियाज़ में वैसे ही वाटर की डिमांड ज़्यादा होती है, बिकॉज अर्बन लाइफस्टाइल जो है वो वाटर इंटेंसिव है। आप 4 बार नहाओगे, 5 बार मुंह धोओगे, फिर आपको कूलर भी चलाना है, एसी भी चलाना है। ये सारी चीज़ें पानी इंटेंसिव हैं। और दूसरा, एनर्जी की डिमांड। अर्बन एरियाज़ में एनर्जी की डिमांड ज़्यादा होती है, एसी चल रहे हैं, टीवी चल रही है, फ्रिज चल रहा है, वगैरह वगैरह। अब एनर्जी की डिमांड ज़्यादा होगी तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर ज़्यादा प्रोड्यूस करनी पड़ेगी, मतलब अगर ज़्यादा प्रोड्यूस करनी है तो वाटर की डिमांड बढ़ेगी। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से भी, अर्बनाइजेशन की वजह से भी जो वाटर की डिमांड है वो इंक्रीज़ हो रही है। एक बड़ा जनरल सा रीज़न है जो अपने को सबको समझ में आता है, लार्ज एंड ग्रोइंग पॉपुलेशन। ये पॉपुलेशन इंक्रीज़ होती जा रही है, और जब पॉपुलेशन बढ़ेगी तो इन जनरल वाटर की डिमांड बढ़ेगी या घटेगी? बढ़ेगी, बट ऑब्वियस सी बात है। इनफैक्ट इस पॉपुलेशन को फीड करने के लिए हमें एग्रीकल्चरल एरिया को एक्सपेंड करना पड़ेगा, और अगर अपन एग्रीकल्चरल एरिया को एक्सपेंड करेंगे तो इरिगेशन ज़्यादा करना पड़ेगा, और अगर इरिगेशन अपन करेंगे तो वाटर की डिमांड बढ़ेगी या घटेगी? बट ऑब्वियस सी बात है, बढ़ेगी। मतलब पॉपुलेशन जब ग्रो करती है तो उसकी इन जनरल भी डिमांड बढ़ती है। उसकी फूड की डिमांड को मीट करने के लिए जब एग्रीकल्चरल एरिया को एक्सपेंड किया जाता है तो भी वाटर की डिमांड बढ़ती है। इसके अलावा एक रीज़न ये हो सकता है कि सीजनल वेरिएशन इन रेनफॉल। कोई एरिया ऐसा है जहाँ पे पहले बारिश बहुत अच्छी होती थी, लेकिन अब किसी कारण की वजह से पिछले 3-4 साल से बारिश उतनी अच्छी नहीं हो रही है, तो हो सकता है उस एरिया में वाटर स्कैरसिटी जैसी प्रॉब्लम फेस करने को मिले।
ये रीजंस हैं, एक बार और देखें। एक है एक्सेसिव यूज, दूसरा है ओवर एक्सप्लॉयटेशन, तीसरा है अनइक्वल एक्सेस, चौथा है लार्ज एंड ग्रोइंग पॉपुलेशन, पांचवा है इंडस्ट्रियलाइजेशन, छठवा है अर्बनाइजेशन, सातवां है सीजनल वेरिएशन इन रेनफॉल। ये जितने भी रीजंस हैं ये क्वांटिटेटिव रीजंस हैं। वाटर स्कैर्सिटी का एक क्वालिटेटिव रीजन भी है, और वो क्वालिटेटिव रीजन क्या है? बैड क्वालिटी ऑफ वाटर। हो सकता है किसी एक एरिया में पानी की कोई कमी ना हो, लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वहाँ पे जो वाटर बॉडीज़ हैं उनको ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से पॉल्यूट कर दिया गया हो। जैसे डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट को हम वाटर बॉडीज़ में रिलीज़ कर देते हैं, जैसे एग्रीकल्चरल वेस्ट, जैसे पेस्टिसाइड्स हैं, इंसेक्टिसाइड्स हैं, और जो भी केमिकल्स यूज़ किए जाते हैं एग्रीकल्चर में उनको रिलीज़ कर दिया गया है वाटर बॉडीज़ में, और उसकी वजह से वाटर बॉडीज़ जो हैं वो पॉल्यूट हो गई हैं। मतलब पानी की कमी नहीं थी, लेकिन ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से पानी की जो क्वालिटी है वो ख़राब हो गई है, पानी जो है वो पॉल्यूट हो गया है, और आज की डेट में इस वजह से वहाँ पे वाटर स्कैर्सिटी देखने को मिल रही है। ये भी बहुत बड़ी समस्या है आज की डेट में। ये सारे रीजंस हैं, ये जितने भी 7 रीजंस अपन ने पहले पढ़े ये थे क्वांटिटेटिव रीजंस। एक क्वालिटेटिव रीजन है, वो क्या है? बैड क्वालिटी ऑफ वाटर, कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से पानी जो है वो पॉल्यूट हो गया है, और यही सब कुछ लिखा हुआ है टेक्स्ट में। अपन देखते हैं। देखो, एक तो सीजनल वेरिएशन इन रेनफॉल रीजन हो सकता है, लेकिन ये छोटा रीजन है। बड़े रीजंस क्या हैं? बड़े रीजंस हैं ओवर एक्सप्लॉयटेशन, एक्सेसिव यूज, अनइक्वल एक्सेस टू वाटर। इस सब के बारे में अपन ने पढ़ लिया है, इसको अपन ने समझ लिया है। इसके अलावा एक रीज़न क्या है? लार्ज एंड ग्रोइंग पॉपुलेशन। जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है वाटर की डिमांड बढ़ती जा रही है, और वाटर की डिमांड बढ़ती जा रही है इन जनरल भी। दूसरा, हमें ज़्यादा फूड प्रोड्यूस करना है। ज़्यादा फूड प्रोड्यूस करना है तो हमें एग्रीकल्चर के अंडर जो एरिया है उसको इंक्रीज़ करना पड़ेगा। एरिया को इंक्रीज़ करेंगे एग्रीकल्चर के अंडर तो इरिगेशन की ज़्यादा डिमांड होगी, और इरिगेशन की ज़्यादा डिमांड होगी विच मीन्स कि वाटर की डिमांड बढ़ती जा रही है। अपन और रीजंस को देखेंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ पे छोटा सा एक टेक्स्ट दे रखा है कि फ्रेश वाटर के सोर्सेज क्या हैं। एक है प्रेसिपिटेशन, दूसरा है सरफेस रन ऑफ, और तीसरा ग्राउंड वाटर। अच्छा, ओवर एक्सप्लॉयटेशन इज द रीजन फॉर वाटर स्कैर्सिटी। इसके अलावा एक्सेसिव यूज, फिर अनइक्वल एक्सेस टू वाटर, चौथा क्या है? लार्ज एंड ग्रोइंग पॉपुलेशन। फिर आगे अगर अपन देखेंगे तो पोस्ट इंडिपेंडेंस हमारे कंट्री में इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, हमारे कंट्री में अर्बनाइजेशन हुआ, और ये भी बहुत बड़ा रीज़न है वाटर स्कैर्सिटी के पीछे। बड़े बड़े MNCs लगाए जा रहे हैं। ये जो बड़े बड़े इंडस्ट्रीज़ हैं ये इन जनरल वाटर इंटेंसिव होते हैं। ये फ्रेश वाटर रिसोर्सेज के ऊपर प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। इन इंडस्ट्रीज़ को चलाने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, और एनर्जी कहाँ से आ रही है? हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर से आ रही है, विच मीन्स कि पानी की और ज़्यादा डिमांड बढ़ेगी। पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, अर्बन एरियाज़ बढ़ते जा रहे हैं, और अर्बनाइजेशन की वजह से भी वाटर की डिमांड बढ़ती जा रही है, बिकॉज अर्बन लाइफस्टाइल में इन जनरल पानी की डिमांड ज़्यादा होती है। अर्बन एरियाज़ में एनर्जी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है, और एनर्जी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होना मतलब हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर ज़्यादा प्रोड्यूस करनी पड़ेगी, विच मीन्स कि हमें ज़्यादा पानी और चाहिएगा, और डिमांड करेंगे अपन पानी को। ये जितने भी रीजंस अपन ने पढ़े ये कैसे थे? ये क्वांटिटेटिव रीजंस थे। एक क्वालिटेटिव रीज़न भी है, और वो क्वालिटेटिव रीज़न क्या है? क्वालिटेटिव रीज़न ये है कि हो सकता है किसी एरिया में पानी की कमी ना हो, लेकिन ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से पानी की क्वालिटी जो है वो ख़राब हो गई हो। जैसे हम बहुत सारे डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट को वाटर बॉडीज़ में रिलीज़ कर देते हैं। एग्रीकल्चर से जो पेस्टिसाइड्स हैं, फर्टिलाइजर्स हैं, जो केमिकल्स यूज़ किए जा रहे हैं उनको रिलीज़ कर देते हैं, और उसकी वजह से ओवर द पीरियड ऑफ टाइम पानी जो है उसकी क्वालिटी ख़राब हो गई है, और आज की डेट में उस पानी को यूज़ नहीं किया जा सकता है। हालांकि हमारी जो सरकार है वो हर संभव कोशिश कर रही है इन वाटर रिसोर्सेज को कंजर्व करने के लिए। सरकार क्या कर रही है? डू यू नो में बातचीत की गई है अटल भूजल योजना के बारे में। इस अटल भूजल योजना या अटल जल में लगभग 8220 वाटर स्ट्रेस्ड ग्राम पंचायत को टारगेट किया गया है, और ये जो ग्राम पंचायत हैं 8220 ये 80 डिस्ट्रिक्ट्स में हैं। 7 स्टेट्स की 80 डिस्ट्रिक्ट्स में हैं। कौन कौन सी 7 स्टेट्स? गुजरात, हरियाणा, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। और ये जो अटल भूजल योजना है इसका एम क्या है? इसका एम है कि कम्युनिटी में बिहेवियरल चेंज लाया जाए, उसके बिहेवियर में चेंज लाया जाए। कम्युनिटी जो है वो वाटर को ओवर एक्सप्लॉइट ना करे, उसको कंजर्व करने के लिए कामकाज करे। वाटर के जो स्मार्ट मैनेजमेंट के तरीके हैं उनको सीखे, उनको अडॉप्ट करे। तो एक तो सरकार चला रही है अटल भूजल योजना, इसके अलावा सरकार लेकर आई है जल जीवन मिशन। ये जो जल जीवन मिशन है ये कब लाया गया था? 2019 में।
और इस जल जीवन मिशन का एक गोल ये है कि हर एक गांव में पोर्टेबल पाइप्ड वाटर की सप्लाई की जाए, मतलब पाइप के थ्रू पानी पहुंचाया जाए 55 लीटर्स पर कैपिटा पर डे। एक आदमी के लिए कम से कम 55 लीटर पानी पाइप के थ्रू पहुंचाया जाए, मतलब गांव को वाटर सफिशिएंट बनाने की कोशिश कर रही है सरकार इस जल जीवन मिशन के थ्रू। और ये ज़रूरी भी है, बट सरकार के साथ साथ हमें भी अवेयर होने की ज़रूरत है। अब हालांकि यहाँ दे नहीं रखा, लेकिन अगर अपन ब्रीफली देखें कि सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं। सॉल्यूशंस हो सकते हैं, एक तो हम पानी को रिसाइकल करें, पानी को हम जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा रीयूज़ करें। अगर आप यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो इजराइल इज़ अ केस स्टडी। आपको इजराइल में वाटर को कैसे रिसाइकल किया जाता है, कैसे रीयूज़ किया जाता है, उसको पढ़ना चाहिए, उसके बारे में जानना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा वाटर को हम रिसाइकल करें, रीयूज़ करें। दूसरा, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, इसी चैप्टर में अपन पढ़ेंगे। रेन वाटर हार्वेस्टिंग, पानी जो बारिश के थ्रू आ रहा है उसको अपन कलेक्ट करें और उसको यूज़ करें, फ्यूचर में यूज़ करें, उसको अपने काम में लें, उसको वेस्ट ना करें। इसके अलावा हमारे यहाँ पे कैनाल इरिगेशन चलता है, हमारे यहाँ पे फ्लड इरिगेशन चलता है। पानी को बिना सोचे समझे फील्ड के ऊपर छोड़ दिया जाता है। बेटर क्या है कि हम हमारे फार्मर्स को एडुकेट करें, मॉडर्न मशीन्स को यूज़ करें, जैसे ड्रिप इरिगेशन को प्रमोट करें, स्प्रिंकलर इरिगेशन को प्रमोट करें। इसके अलावा हमारे यहाँ पे जो कमर्शियली वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स हैं, ऐसी कमर्शियल क्रॉप्स जो कि वाटर इंटेंसिव हैं, उनकी जगह पे हम लेस वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स को प्रमोट करें, जिनका हमें फ़ायदा भी हो और पानी की ज़रूरत उतनी ज़्यादा भी ना हो। इसके अलावा इन जनरल लोगों के बीच में अवेयरनेस क्रिएट करने की ज़रूरत है, उनको बताने की ज़रूरत है कि वो वाटर को कंजर्व करें, वो पानी को बचाएं। ये बहुत सारे सॉल्यूशंस हो सकते हैं, ये मैंने ब्रीफ में बता दिए हैं, आप इनके बारे में और पढ़ो, देखो। इजराइल केस स्टडी है, आप इसे पढ़ सकते हो, बहुत अच्छे अच्छे मटेरियल मिल जाएंगे इंटरनेट पे। इजराइल के बारे में पढ़ो, लगभग 90 से लेकर 95% वाटर को इजराइल रिसाइकल कर लेता है, रीयूज़ कर लेता है। तो ये अपने आप में काबिल तारीफ़ है। और हमें वाटर को कंजर्व करने की ज़रूरत क्यों है, मैनेज करने की ज़रूरत क्यों है? हालांकि इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आपको पता होना चाहिए, लेकिन लिखा हुआ किताब में तो अपन देख लेते हैं। हेल्थ हज़ार्ड्स हो जाएंगे, अगर पानी की कमी आएगी तो हमें हेल्थ के प्रॉब्लम्स होने लग जाएंगे। फूड सिक्योरिटी अगर हमें इंश्योर करनी है तो हमें वाटर के रिसोर्सेज को कंजर्व करना ही करना पड़ेगा। हमारे लाइवलीहुड को और हमारे प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ को कंटिन्यू अगर हमें रखना है तो पानी को हमें कंजर्व करना ही करना पड़ेगा। हमारे नेचुरल इकोसिस्टम को अगर डिग्रेडेशन से बचाना है तो हमें पानी को कंजर्व करना पड़ेगा। अगर हम वाटर के रिसोर्सेज को ऐसे ही ओवर एक्सप्लॉइट करते रहेंगे, ऐसे ही मिसमैनेज करते रहेंगे, तो बहुत जल्दी हमारे यहाँ पे इकोलॉजिकल क्राइसिस देखने को मिलेंगे। और इस बैकड्रॉप में बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम पानी को कंजर्व करें, बचाएं। जल ही जीवन है, यहाँ पे एडुकेट बैठता है, पानी को बचाने की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और इसके साथ आज की अपनी बातचीत हम ख़त्म कर रहे हैं। बहुत इजी सेशन था। मैं तो एडवाइस यही करूँगा हमेशा के जैसे कि इस सब को कॉपी में लिखो। ये जो छोटी छोटी चीज़ें अपन ने लिखी हैं, इन छोटी छोटी चीज़ों को कॉपी में लिखो, शॉर्ट में इन चीज़ों को रिवाइज करो और फिर इनको अपनी लैंग्वेज में लिखने की कोशिश करो। बाकी तो बेसिक चीज़ें हैं, कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लेना। थैंक यू वेरी मच।